बारी वाले मेरे बच्चों लॉन्ग अवेटेड चैप्टर लेकर के आया हूं। चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। बुक नंबर 2 का है ये। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो या 6 मार्क्स का हो, इंक्लूडिंग MCQ। तो इसे देख लो, बस आपके एग्जाम में पूरे पूरे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले 2 मार्क्स वाले से। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत विभाजन के उत्तरदायी कारण। What was the causes responsible for the डिवीजन ऑफ इंडिया, है ना। भारत विभाजन के उत्तरदायी कारण क्या थे? तो कुछ बेसिक से चीजें हैं जिसे आप समझ लो, जैसे फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो की नीति जानते हो ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों ने चलाया था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आप सिंपली देख सकते हो कहां से, 1909, जिसे हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो एक्ट। मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 का जो था, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, फूट डालो और राज करो की नीति को इंट्रोड्यूस किया था। कैसे? इन्होंने मॉर्ले मिंटो एक्ट में सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम, यानी कि एक पृथक निर्वाचक प्रणाली, किसे, सिखों को और मुस्लिमों को दे दिया था। यानी कि ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बढ़ जाए और हमारा शासन चलता रहे। तो भारत विभाजन का एक उत्तरदायी कारण क्या था, कहीं ना कहीं फूट डालो और राज करो की नीति। 1909 में ही इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत, और जिसके द्वारा यहाँ के लोगों को इस चीज की आदत हो चुकी थी। इतना ही नहीं, मॉर्ले मिंटो एक्ट के बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लेकर के आए थे। उसमें भी इस पृथक निर्वाचक मंडल को, सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम को और भी ज्यादा बढ़ाया गया था। तो इस तरीके से धीरे धीरे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को आगे बढ़ाते रहे। अगला पॉइंट देखिए, मुस्लिम लीग की भूमिका। कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ही गलती नहीं है, कुछ हद तक जो समय संस्थाएं थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, संगठन थे, उनकी भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है भारत के विभाजन में। उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने जो है कि स्वार्थी मांगों को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की कोशिश की, भारत को 2 पृथक देशों में बांटने की कोशिश की, है ना। पाकिस्तान की मांग, ये तो सीधा सीधा कारण था भारत के विभाजन का। जब पाकिस्तान की मांग आ गई तो साफ पता चल गया कि अब इस देश में, ये देश इकट्ठा नहीं रह सकता, इसमें 2 देश बनने वाला है। और प्रत्यक्ष तरीके से पाकिस्तान के मांग से कहीं ना कहीं वो सभी लोग जो इसके बारे में सोचे भी नहीं थे, अब उनके भी माइंड में इस प्रकार की विचारधाराएं पनपने लगी थी। तो बच्चों, भारत विभाजन का ये तीसरा सबसे प्रत्यक्ष कारण था। अगला देखेंगे, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण का मतलब होता है रिसेंट कॉजेज, उस समय के हाल फिलहाल के कॉजेज। तो उस समय का हाल फिलहाल का कॉजेज क्या था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के द्वारा कहीं ना कहीं पूरे देश में दंगे भड़क गए थे, डायरेक्ट एक्शन डे। तो इसके द्वारा पूरे देश में दंगे भड़क गए थे, और इतना ज्यादा ये दंगा था संप्रदायवाद के तहत, जिससे बहुत सारे लोग इसके चपेट में आ रहे थे। ऐसे हालात में जो हमारे नेता लोग थे, कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे कि इतने सारे निर्मम हत्याएं हो रही है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लोग अपने जीवन को गंवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे अच्छा ये है कि हम इस मांग को स्वीकार कर लेते हैं। तो भारत विभाजन का ये चौथा सबसे प्रत्यक्ष कारण था और इंपॉर्टेंट कारण था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत क्या है? व्हाट इज 2 नेशन थ्योरी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो सिंपल सा, इस सिद्धांत के तहत 2 देशों को बनाने की मांग की, 2 अलग अलग देशों को बनाने की मांग की गई। भारत तो था ही था, लेकिन इससे एक अलग देश निकालने की बात की गई, और वो था पाकिस्तान। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 राष्ट्र के विषय में था, 2 अलग अलग देशों के विषय में था, और जो एग्जिस्टेड कंट्री था उससे एक नए देश को बनाने की मांग की जा रही थी। इसी को हम द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं। अगला हम देखेंगे, भारत विभाजन के क्या परिणाम निकले। तो भारत विभाजन के बहुत ही दूरगामी परिणाम निकले। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया? तो भारत के विभाजन के बहुत ही लंबे और बहुत ही दूरगामी परिणाम निकले। पहला, बहुत बड़ी जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ। भारत से बहुत सारे मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू शरणार्थी जो थे, और ये कह लो कि बहुत सारे सिख लोग जो थे वहां को छोड़ करके भारत आए। तो जनसंख्याओं का बहुत ज्यादा स्थानांतरण हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग आने जाने वाले रास्ते में मर खप गए, खो गए, या बेघर हो गए, बेसहारा हो गए, या अपनी जान को गंवा दिए। तो भारत विभाजन का एक सबसे बड़ा डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस था, रिजल्ट था। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या था वो था शरणार्थियों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज। अचानक से बड़े पैमाने पे शरणार्थी भर भर के आने लगे थे
ऐसे में सरकार को उस समय जो नई नई सरकार थी, जिसके पास खुद भी सेवाओं और व्यवस्थाओं की कमी थी, तो वो खुद भी आश्चर्यचकित थे, कंफ्यूज थे कि इसे कैसे ठीक किया जाए, इससे कैसे डील किया जाए। और इतना ही नहीं, उस समय हिंसक दंगे होने लग गए थे चारों तरफ। एक ऐसा हालात बन चुका था जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जान को गंवा रहे थे, बहुत सारे मासूम लोग, बेकसूर लोगों की जानें जा रही थी। तो एक बहुत बड़ा परिणाम ये निकला कि बहुत सारे लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। औरतों का शोषण हो रहा था, जबरन उनका बलात्कार करना, उनको पकड़ करके जो है कि विवाह करना, इस प्रकार की जो समस्याएं और इस प्रकार के जो जो प्रॉब्लम्स थे, जिस प्रकार की बातें थी वो देखने को मिल रही थी। तो बड़े पैमाने पे औरतों का और शोषण हुआ इस समय। उसके बाद इतना ही नहीं, भारत विभाजन का एक और जो परिणाम निकला वो संपत्तियों का बंटवारा। जो भी संपत्ति थी वो दोनों देशों में बांटा गया, यहां तक कि टेप रिकॉर्डर से लेकर के चेयर, टेबल, कुर्सी, फैन, इन सभी चीजों को बांटा गया। तो कहीं ना कहीं अब तक जो सारे संसाधन एक देश के थे, अब वो दोनों देशों में परस्पर बांट दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा परिणाम निकला, जिससे दोनों ही देशों को संसाधनों की कमी की मार झेलनी पड़ी। अगला क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ये दोनों 2 मार्क्स के थे, अब 4 मार्क्स वाला देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या थी? तो सबसे पहले जानेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग आया कब? 1953 में। फजल अली रिटायर्ड न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई और इन्होंने अपनी सिफारिशें 1953 में दी है। तो इन्होंने त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली एबीसी जो अंग्रेजों ने बनाया था, इसको खत्म करने की मांग की, और कहा कि इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। और इसको खत्म करने के पश्चात राज्यों का निर्धारण उनके भाषा के आधार पर, मतलब जहां तक एक पर्टिकुलर भाषा, जिस क्षेत्र तक एक खास भाषा बोली जाती है, उसी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करके राज्यों को बनाया जाना चाहिए। तो ये तो था राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें, ठीक है। 1953 में आया था और न्यायाधीश या न्यायमूर्ति अबुल फजल की अगुवाई में कमेटी बनी थी, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू भी बना सकता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना कि पुनर्गठन राज्य आयोग की सिफारिशों के मुखिया कौन थे या कब की गई, तो ये ध्यान रखना। अगला 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कोई 4 चुनौतियां। तो 4 क्या, बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन टू बी स्पेसिफिक, सबसे पहले जो हमारे समक्ष चुनौती थी, एकता और अखंडता को स्थापित करना, क्योंकि हमारा देश बट रहा था, बट क्या रहा था, बट ही चुका था। तो ऐसे में एकता और अखंडता को स्थापित करने की सबसे बड़ी चुनौती थी, कैसे हम देश को एक बनाए रखे, अखंड बनाए रखे। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती थी जब हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन इतना प्रयास करने के बावजूद भी आप देखते हो कि स्वतंत्रता के समय हमारा देश खंडित हो ही गया। तो एक जो सबसे बड़ी चुनौती थी, अलग अलग क्षेत्र, हमारे यहाँ देखोगे क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा है, तो क्षेत्रवाद की वजह से कहीं ना कहीं भाषा, मजहब, बोली, संस्कृति अलग अलग है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आज भी, है ना, अलगाववादी मांगों को देखा जाता है, अलगाववादी विचारधाराओं को देखा जाता है, और कहीं ना कहीं आज भी पृथकतावाद जैसी चीजें हैं मौजूद। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के समक्ष उस समय स्वतंत्रता की संध्या में जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो देश को अखंड और स्थापित बनाए रखना था। अगला, लोकतंत्र की स्थापना करना। अखंडित तो रखना ही रखना है, लेकिन साथ ही साथ डेमोक्रेसी को भी हमें स्टैब्लिश करना है अपने कंट्री में, लोकतंत्र को भी स्टैब्लिश करना है, जिससे सभी लोगों की मांगों की पूर्ति हो सके और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का निर्माण हो सके, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से लोगों का मतदान करवाया जा सके और चुनी हुई सरकार, ठीक है, की स्थापना की जा सके। अगला जो सबसे बड़ी चुनौती थी, समानता, इक्वलिटी की। लंबे समय से हमारे यहाँ भेदभाव, जाति व्यवस्था और इस प्रकार की व्यवस्थाएं चली आ रही थी। तो समानता जो है, समानता के लिए आप जानते हो बी आर अम्बेडकर कितना ज्यादा तत्पर थे। तो कहीं ना कहीं स्पृश्यता को उन्होंने खत्म किया। तो समानता को स्थापित करना अगला सबसे बड़ा लक्ष्य था। विकास, तीव्र विकास, मैं कहूंगा विकास ही तीव्र विकास, तीव्रता से विकास करना और देश की गरीबी, निर्धनता, इस प्रकार की समस्याओं से ऊपर आना। एक जो सबसे बड़ी समस्या थी, रजवाड़ों की समस्या। जब देश आजाद हुआ तो तकरीबन 572 के आसपास रजवाड़े थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं भारत में मिलना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि स्वतंत्र देश रहे, स्वतंत्र देश रह करके अपना स्वतंत्र राज्य रह करके कहीं ना कहीं आगे चल करके वो अपना स्वतंत्र देश का निर्माण करे, राष्ट्र का निर्माण करे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या थी रजवाड़ों को विलय करने का। ये तो थैंक गॉड बोलिए आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने रजवाड़ों का विलय करने में एक अहम भूमिका निभाई और बहुत सारे रजवाड़ों का विलय किया। तो ये स्वतंत्रता के समय प्रमुख चुनौतियां थी। अगला देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का अर्थ क्या है और हैदराबाद का विलय कैसे किया गया। तो मेरे बच्चों, यह एक सहमति पत्र है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, यह एक सहमति पत्र है, विलय पत्र भी कह सकते हो, समझौता पत्र भी कह सकते हो, लेकिन विलय करने के लिए, ठीक है।
नवंबर 1947 में निजाम ने भारत सरकार के साथ एक अग्रीमेंट किया और उसपे कहा कि यथास्थिति अभी 1 साल के लिए आप बनाए रखिए, हमें कुछ समय दीजिए, हमें कुछ मोहलत दीजिए सोचने के लिए, और हम 1 साल बाद बताएंगे। तो भारत सरकार ने कहा चलो ठीक है, आप 1 साल का मोहलत ले लो, समय ले लो और आप सोचो करना क्या है। लेकिन इसी बीच जो वहां की जनता थी हैदराबाद की, वो भारत में विलय अपना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं वो इसका सुर और लय पकड़ रहे थे। ऐसे में निजाम उन्हें दबाने में लगा था और इस बीच उनके आंदोलन को कुचलने में अत्याचार, निजाम के द्वारा किया गया अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे आंदोलन और ज्यादा तीव्र हो गया वहां के किसानों, मजदूरों, इनके द्वारा। ठीक है, बहरहाल ये खबरें ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रही, भारत सरकार इससे उजागर हो गया और कहीं ना कहीं जो भारत सरकार थी इसके खिलाफ एक्शन लिया। और इससे पहले इस आंदोलन को कुचलने के लिए हैदराबाद के निजाम ने अपने सैनिकों को भेज दिया। वहां के सैनिकों क्या कहते थे, रजाकार द्वारा उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन जब ये ज्यादा और ज्यादा बढ़ने लगा, ये जो अपने आप में आंदोलन था, जब रजाकार को निजाम ने भेजा कि जाओ जाकर के जो भी हमारे खिलाफ जो है कि आवाज उठा रहा है उसे खत्म कर दो, तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन और तीव्र हो गया। ऐसे में भारत सरकार द्वारा कार्रवाई की गई और फलतः इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन के द्वारा हैदराबाद का 1948 में विलय कर लिया गया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एमसीक्यू 1 नंबर वाला, सबसे पहले किस रियासत ने स्वतंत्रता की घोषणा की? त्रावणकर ने। त्रावणकर। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का संबोधन किसने बताया है, या संविधान सभा में किसने इस प्रकार का स्पीच दिया कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का संबोधन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इसका मतलब होता है एक लंबे समय के बाद हम जिस स्वतंत्रता की राह देख रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, वो आज हमें प्राप्त हुआ है। अगला और लास्ट एमसीक्यू देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाएगा? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और ऐसे वीडियो तो मैं लाते रहूंगा, लेकिन आप शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। विश यू ऑल द बेस्ट।